हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सीटू वुसु वहां पे आ गया तो बोलता है लिनफेंग को मार दो। यूना लिनफेंग के आगे आगे होती बोलती है फादर आप लिनफेंग को नहीं मारेंगे। मुझे प्रोटेक्ट करते करते लिनफेंग बहुत ही इंजर्ड हो चुका है। ये बात सुनकर सीटू वुसु काफी शॉक हो गए होते हैं। सीटू वुसु बोलता अपनी बेटी की बात सुन के मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर मार्शल एम्परर रीलम पे होके तुम्हें कौन इंजर्ड कर सकता है। लिनफेंग बोलता है वो बंदा एक बहुत ही कमाल का आर्चर था। मास्टर वांग बोलता है पक्का से वो गॉड ऑफ एरो ज़ीबेई होगा जो कि क्राउन प्रिंस के अंडर में काम करता है। सीटू वुसु बोलता है जिनलोंग सिटी वालों तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी पे अटैक कराओ। 15 दिन बीत गए तो हम देखते लिनफेंग और यूना दोनों ही गेम खेल रहे होते हैं। यूना बोलती मैं खेलते खेलते काफी बोर हो चुकी हूँ, मुझे एक ब्रेक चाहिए। लिनफेंग बोलते यहाँ पे गेम खेलने से तुम बोर कैसे सकती हो, चलो कोई बात नहीं तुम ये पी के देखो तुम्हें काफी टेस्ट लगने वाला है। सीटू वुसु बोलता है लिनफेंग यूना काफी क्लोज आ चुका है और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तभी डिप्टी कमांडर लूफी बोल रहे होते हैं मिस यूना हमेशा काफी परेशान रहा करती थी पर लिनफेंग की वजह से वो काफी खुश है। क्या ऐसा हो सकता है आप लिनफेंग से जेलस है। सीटू वुसु बोलता फालतू बात करना बंद करो, आखिर लिनफेंग है ही क्या जो मैं उससे जेलस होऊंगा। इस बंदे के साथ में काफी सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, कहीं यूना के पास आने का इसका कोई बुरा मोटिव ना हो। लू फेई बोलता ये बंदा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है और मिस यूना के साथ में दिन भर खेलते रहता है, मुझे ये बंदा काफी पसंद आया। सीटू वुसु बोलता कुछ दिन पहले जिनलोंग सिटी के लोगों ने मिलिट्री हॉल के हेड को हरा दिया, तो चलो यहाँ पे लिनफेंग को मिलिट्री हॉल का नया हेड बनाते हैं। लू फेई बोलता मिलिट्री इंटेलिजेंस हॉल पूरे डार्जिलिंग किंगडम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। सीटू वुसु बोलता है मिलिट्री हॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, अगर लिनफेंग का कोई भी सीक्रेट होगा तो वहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। आगे हम लोग को मिलिट्री इंटेलिजेंस हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस हॉल के दो डेप्टी चीफ होते हैं, डाओ वू किंग और जियान वुजिन। जियान वुजिन बोला था मिलिट्री हॉल का नया हेड हाउटियन किंगडम का एक वांटेड क्रिमिनल है और वो यहाँ पे हम लोग के ऑर्डर चलाएगा, ये काफी गलत बात है। तभी लिनफेंग वहाँ पे आ गया तो बोलता थी सुबह सुबह आगे तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो। सारे बंदे बोलते हॉल मास्टर, हम वो ग्रीट करते हैं। जियान वुजिन बोलता क्या हॉल मास्टर, ये पक्का से एक विलन है। लिनफेंग बोलता सारे गार्ड्स आगे बढ़ो और जाओ वेंगुआन को अरेस्ट कर लो। जियान वुजिंग बोलता जाओ वेंगुआन मिलिट्री हॉल का एक बहुत ही पुराना बंदा है, यहाँ पे नया हॉल मास्टर बनते ही आप पुराने लोगों को निकाल रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। लिनफेंग बोलता है मैं ये काम इसी वजह से कर क्योंकि जाओ वेंगुआन एक स्पाई है। साथ ही में लिनफेंग सोच रहा होता है सीटू वुसु ने मुझे मिलिट्री हॉल में इसी वजह से भेजा है ताकि वो मुझे चेक कर सके, तो मुझे उसका यकीन कैसे करके जीतना होगा। हाउटियन किंगडम से स्टार्ट करने से अच्छा डालियाओ किंगडम स्टार्ट करते हैं, वैसे भी डालियाओ किंगडम डार्जिलिंग किंगडम का एक दुश्मन है। जाओ वेंगुआंग बोलता है तुम बिल्कुल फालतू बात कर रहे हो, आखिर मैं यहाँ पे डालियाओ किंगडम का एक स्पाई कह सकता हूँ। लिनफेंग बोलते हैं मैंने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड को बहुत बार पढ़ लिया है, एक बहुत बड़ी वॉर के दौरान तुमने जनरल रुआन को धोखा देके मार दिया था, तो मेरे पास यहाँ पे वजह है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। जाओ वेंगुआंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे पता चला कि एनिमी वहाँ पे अटैक करने वाला है, इसी वजह से मैं बहुत सारे लोगों को लेके वहाँ पे चला गया था। और रही बात जनरल रुआन की, तो उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एरोस अटैक हुआ था, तो वो तो पहले ही मर गए होंगे, मैंने उनको कैसे मारा। लिनफेंग बोलता है जनरल रुआन एरोस की वजह से मरे थे और उनके ऊपर जो मेन अटैक हुआ था वो पीछे से हुआ था, जो कि पक्का तुमने किया होगा, तुम एक मर्डरर हो, जनरल रुआन के मर्डरर। डाओ वू किंग बोला जनरल रुआन के स्टन के साथ में भले बहुत सारे एरो लग गए हो पर वो अपनी लाइफ को पक्का से बचा पाते। जियान वुजिन बोलते यहाँ पे हमारे बीच में ये धोखेबाज रह रहा था, चलो फटाफट सारे लोग आगे बढ़ो और इस कंपनी को अरेस्ट कर लो। तो अभी हम देखते वहाँ पे एक गार्ड आगे बढ़ रहा होता है, पर जाओ वेंगुआन उस गार्ड के ऊपर अपना नाइफ रख देता है, अगर कोई मेरे पास आया तो मैं इसको मार दूंगा। लिनफेंग बोला तुम दोनों ही धोखेबाज हो, तो अगर तुम लोग मर जाते तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा नाम सॉन्ग डाई है ना, सारे लोगों ने अपने हाथ में वेपन्स ले लिए थे, सिर्फ यहाँ पे तुम ही थे जो कि बिना वेपन के थे, तुम्हारा पक्का से ये प्लान होगा कि तुम जाओ वेंगुआन को भगा दो। जियान वुजिन बोलता है क्या सॉन्ग डाई भी एक धोखेबाज है, तो अभी हम देखते हैं वो दोनों ही पॉइजन खाने वाले होते हैं। लिनफेंग ने अपनी ब्लेंडर एक्टिवेट करते हुए उन लोगों को पकड़ लिया होता है, तुम लोग पॉइजन खाना चाहते हो पर मैं काम तुम लोगों को नहीं करने दूंगा। जियान वुजिन बोलता है हॉल मास्टर आप बिल्कुल सही थे, वो दोनों ही धोखेबाज यहाँ पे पॉइजन खाने वाले थे। लिनफेंग बोलते ये एक बहुत ही यूनिक ड्रैगन पॉइजन है जो कि सिर्फ डालियाओ किंगडम के अंदर मिलता है, इसको खाने के साथ ही वो बंदा एक ब्लड के अंदर चेंज हो जाता है। डाओ वू किंग बोलता है पहले वाला हॉल मास्टर भी एक ब्लड के अंदर चेंज हो गया था, तो इसका मतलब पक्का से वो भी डालियाओ किंगडम का स्पाई होगा, वो नहीं चाहता उसकी आइडेंटिटी सारे लोग के सामने आए, इसी वजह से उसने पॉइजन खा के खुद को मार लिया। लिनफेंग बोलते हैं इन दोनों को इंटरग्रेट करने पे तुम लोग को बहुत कुछ पता चलेगा। जियान वुजिंग और डाओ वू किंग बोलते हैं हम दोनों को ग्रीट करते हैं। आगे हम देखते हैं लूफी सीटू उसको बोल रहा होता है सच में लिनफेंग काफी कमाल का है, मिलिट्री हॉल में एंटर करते ही उसने दो धोखेबाजों को पकड़ लिया। सीटू वुसु बोलते ये बच्चा काफी कमाल का है और मिलिट्री हॉल के हेड के पोजीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लूफी बोलते मुझे समझ में आ गया कि आखिर आपने लिनफेंग यूज क्यों किया, क्योंकि डालियाओ किंगडम बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, वो यहाँ पे हाउटियन किंगडम और डार्जिलिंग किंगडम दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो चाहे लिनफेंग स्पाई हो या ना हो वो डालियाओ किंगडम के खिलाफ पक्का से फाइट करेगा।
सीटू वुसु बोलता लू फेई तुम काफी होशियार हो चुके हो, मुझे 3 सालों तक फॉलो करने की वजह से तुम्हारे अंदर मिलिट्री टैक्टिक्स आ चुकी है। अभी यहाँ पे डालिया और किंगडम के 8 लॉर्ड साथ में आ चुके हैं। मुझे पक्का से पता है वो लोग वॉर के बारे में सोच रहे होंगे। अब जबकि यहाँ पे लिन फेंग मिलिट्री इंटेलिजेंस हॉल का लीडर बन चुका है तो डालिया और किंगडम तक कोई भी न्यूज नहीं जाने वाली। इसी के साथ हम देखते 6 महीने बीत गए होते हैं। हाउटियन किंगडम के एम्परर बोल रहे थे पिछले 6 महीनों के अंदर लिन फेंग ने 300 स्पाई को पकड़ा है, जिस वजह से डार्जिन किंगडम एक काफी अच्छी हालत में आ चुका है। नालैन तुम्हें क्या लगता है अगर लिन फेंग यहाँ पे होता तो क्या हाउटियन किंगडम को भी वो ऐसे संभाल रहा होता? नालैन बोलती फादर क्या ही फर्क पड़ता है, आपने यहाँ पे लिन फेंग को हाउटियन किंगडम से बाहर निकाल दिया है। एम्परर बोलते मुझे पता है जो भी मैंने लिन फेंग के साथ किया तुम उसके लिए मुझे ब्लेम करती हो। नालैन बोलती मुझे कोई बात नहीं करनी, अब मैं जा रही हूँ। बायजी बोलते एम्परर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रिंसेस बहुत जल्दी समझ जाएगी। एम्परर बोलते मैं भी यही सोचता हूँ कि नालैन बहुत जल्दी पता चल जाए कि मैं उसका फादर हूँ, मैं उसका बुरा नहीं चाहता। बायजी बोलते एम्परर वैसे मैंने सुना सीटू वुसु और लिन फेंग दोनों ही काफी करीब आ चुके हैं, तो पता नहीं कब ये फेक शो रियल के अंदर चेंज हो जाए। एम्परर बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें छोटे मोटे सिविल सर्वेंट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर के सैनिकों के बारे में ऐसा बोलने की? बायजी बोलते प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे हम देखते बायजी रूम में बैठ के बोल रहा होता है डार्जिन किंगडम के अंदर बॉस को काफी रेस्पेक्ट मिल रही है। नेदरआई बोलते क्या तुम अपने बॉस से काफी जेलस हो? बायजी बोलते मैं जेलस नहीं हूँ, पर एक दिन बॉस को सरपास करूंगा। नेदरआई बोलता बायजी क्या तुम श्योर हो कि तुम जेलस नहीं हो? लिन फेंग डार्जिन किंगडम इसी वजह से गया है ताकि वो बहुत सारा फॉर्चून कमा सके, और तुम बिल्कुल यहाँ पहले की तरह ही सिविल सर्वेंट हो। आखिर तुम्हारी बात को कोई भी सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? यही चीज जेलसी है, तुम इसे सप्रेस मत करो। बायजी बोला तुमने बिल्कुल सही बोला, मैं इसे सप्रेस क्यों करूं? वैसे मुझे यहाँ पे लिन फेंग डर नहीं लगता। नेदरआई बोला तुम जितने जेलस होगे उतना ही तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। बायजी बोलता मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं लिन फेंग को पीट सकूं। हुमिंगर बोलती बायजी क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे थे? पर तभी बायजी को देख के हुमिंगर काफी शॉक हो गई होती है। तभी हम देखते बायजी हुमिंगर को पकड़ लेता है। हुमिंगर बोलती है बायजी तुम कर क्या रहे हो? पर तभी हम देखते बायजी हुमिंगर को एक काफी खतरनाक थप्पड़ मार देता है। फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें मुंह खोलने के लिए किसने बोला? बायजी सोचता है मेरी वुमेन बिल्कुल भी लिन फेंग की वुमेन की तरह नहीं है। नालैन लिन फेंग की सारी बातें मानती है। मैं लिन फेंग से बहुत ज्यादा जेलस हूँ और मैं अपने साथ झूठ नहीं बोलने वाला। लिन फेंग बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम मर जाते हो। आगे हम देखते यांजिंग के अंदर पार्टी चल रही होती है। क्यों यूना पूरे 15 साल की हो चुकी है और रूल्स के हिसाब से 15 साल का होते ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। यूना बोल रही थी लिन फेंग इधर की तरफ देखो। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा बोल रहा जी बेई। आखिर यहाँ पे यूना किसको हाय बोल रही है? जी बेई बोलता लिन फेंग वो बंदा है जिससे मैंने फाइट करी थी, जितने भी सीक्रेट स्पाई हमने छुपाए थे उसने उन सभी को मार दिया। ये बंदा होता है प्रिंस एडवर्ड। प्रिंस एडवर्ड बोलता है 9 टेल फॉक्स जाके लिन फेंग से मिल के आओ। हम देखते लिन फेंग आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। साथ ही में लिन फेंग सोचता था सीटू वुसु को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा हो चुका है, पर पिछले 6 महीने में हाउटियन किंगडम ने मुझसे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता हाउटियन किंगडम में मेरे बिना क्या चल रहा है। तभी 9 टेल फॉक्स वहाँ पे आ गए थे, वो बोलती है हॉल मास्टर लिन क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करेंगे? लिन फेंग बोलता मैं ड्रिंक नहीं करना, चलो फटाफट चली जाओ। 9 टेल फॉक्स बोलती है क्या आप मेरी ब्यूटी के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है? अगर आप प्रिंस का झुक जाते हैं तो मेरी बॉडी आपकी हो जाएगी। जियान वुजिन और डाओ वुकिंग बोलते हैं फालतू बात करना बंद करो, अगर तुमने यहाँ पे हॉल मास्टर को पसंद किया ना तो हम तुम्हें मार देंगे। 9 टेल फॉक्स बोलती है गुस्सा करने की क्या जरूरत है, मैं तो बस यहाँ पे शांति से बात ही कर रही थी ना। लिन फेंग ब्लड लाइन एक्टिवेट करते हुए बोलता है मैं मार्शल एम्पर के पीक पे हूँ, आज सिर्फ यहाँ पे यूना का बर्थडे है इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुमने वापस ये करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। लिन फेंग बोलता है यूना कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यूना बोलती आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? मैंने आपको थोड़ी देर पहले हेलो बोला था पर आपने मेरे पर ध्यान नहीं दिया, शायद से आपके पास में बहुत ही सुंदर लेडी है इसी वजह से आपका ध्यान मेरे ऊपर नहीं गया होगा। लिन फेंग बोलता है टेंशन मत लो, ये 9 टेल फॉक्स मुझे काफी परेशान कर रही थी इसी वजह से मैं उसको समझा रहा था कि मुझसे दूर हो जाओ। यूना बोलती इतनी सुंदर लेडी को पसंद नहीं तो लिन फेंग क्या मुझे पसंद करते हैं? यूना की ये बात सुन के लिन फेंग समझने लगता है। लिन फेंग बोलते यूना मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें शॉपिंग में लेके चलूंगा, आज वो दिन है, चलो हम लोग चलते हैं। आगे हम देखते यांजिंग मार्केट में आके वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। लिन फेंग बोलते तुम्हें एक नया ब्रेसलेट चाहिए था ना, तुम यहाँ से ले सकती हो। यूना बोलती ये देखो ये ब्रेसलेट कैसा लग रहा है। तभी वहाँ पे एक लेडी आ गई होती है, बोलती है गेस्ट आखिर आप लोग कैसे हैं? सेकंड फ्लोर पे और भी कमाल की चीजें हैं तो आप मेरे साथ चलिए। पर अचानक से हम देखते यूना बेहोश होने लगती है। लिन फेंग बोलता है यूना तुम्हें क्या हुआ? लिन फेंग अपनी शॉट निकालते हुए बोलता है तुमने यूना के साथ क्या किया? वो बंदा विग उतारते हुए बोलता है मैं हूँ सी फेंग टोंगजिंग, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये लड़की सिर्फ थोड़ी देर तक सोएगी। लिन फेंग परेशान होते हुए बोल रहा होता है तुमने इतना बेकार ड्रेसिंग क्यों कर रखा है? सी फेंग टोंगजिंग बोलता है मेरे पास में कोई तरीका नहीं था, सीटू वुसु के लोग यांजिंग के अंदर हर जगह है, अगर मुझे उससे बचना था तो मुझे अपने आप को वुमन में चेंज करना पड़ा।
लिन फैंग सोचता था काफी अजीब बात है कि तुम यहाँ पकड़े नहीं गए। लिन फैंग बोलता मुझे एक बात बता, हाउटियन किंगडम से क्या कोई भी न्यूज है? सी फैंग टोंगजिंग बोलता है एक इंपॉर्टेंट चीज तो है, एम्परर ने आपसे कहा कि आप डार्जिलिंग किंगडम के प्रिंस के साथ में काम करो और कैसे भी करके सी टू को मार दो। लिन फैंग बोलता क्या डार्जिलिंग किंगडम का प्रिंस? सी फैंग टोंगजिंग बोलता है एम्परर ने प्रिंस के साथ में डील करी है, वो लोग यहाँ पे साथ में मिलके सी टू को मार गिराएंगे और प्रिंस एडवर्ड डार्जिलिंग किंगडम के नए प्रिंस बन जाएंगे। लिन फैंग बोलता क्या बेकार सी डील है, सी टू के मरने के बाद में डार्जिलिंग किंगडम खत्म करना बहुत इजी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे सारे लोगों से मिले हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है, हाउटियन किंगडम के अंदर सब कैसे चल रहा है? सी फैंग टोंगजिंग बोलता प्रिंसेस नालैंड दिन में आकर सोचती रहती है, मैंने उनको बहुत बार ध्यान दिया है कि वो डार्जिलिंग किंगडम को तो देख रही होती है। लिन फैंग बोलता मुझे यहाँ पे इस मैटर को सॉल्व करके नालैंड के पास जाना होगा। सी फैंग टोंगजिंग बोलता है ब्रदर पर मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, एम्परर आजकल बहुत ज्यादा बायजी के साथ में रह रहे हैं, उन्होंने सीक्रेटली बहुत सारे लोगों को भेजा ताकि आपको ध्यान रख सके, आपकी दी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन को वो डबल चेक जरूर करते हैं। लिन फैंग बोलता वो कमीना एम्परर मुझे पहले से ही पता था कि उसे मेरी किसी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा होता है सिस्टम के अकॉर्डिंग भी एम्परर का ट्रस्ट 30% पे आ चुका है और वहीं सीटू वुसू का ट्रस्ट 80% जा चुका है, इसका मतलब सीटू वुसू मुझे बहुत ही यकीन करता है। सी फैंग टोंगजिंग बोलता है मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुकना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, सीटू वुसू ने अगर गार्ड डाउन नहीं किया होता तो मैं आपके पास आ भी नहीं पाता। लिन फैंग बोलता मुझे ये बात पता है, ठीक है तुम चले जाओ। थोड़ी देर बाद यूना उठ गई होती है, यूना बोलती है लिन फैंग आखिर में सो क्यों गई थी? लिन फैंग बोलता है यूना पक्का तुम खेलते खेलते काफी थक गई होगी, वैसे ये लो गिफ्ट ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। यूना बोलती है लिन फैंग तुम मुझे क्यों दे रहे हो? लिन फैंग बोलता तुम 15 साल की हो चुकी हो और ये मेरा गिफ्ट है। यूना बोलती है लिन फैंग सच में तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। लिन फैंग सोचा सबको ऐसे चलता तो मुझे काफी अच्छा लगता, पर मुझे काफी डर है ये ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। आगे हम देखते सीटू वुसू को जो कि एक दूसरी जगह पे आ गया होता है। लू फेई बोलता है मास्टर आप इसके बारे में लिन फैंग को बताएंगे। सीटू वुसू बोलता है लिन फैंग को बताने के लिए ये बहुत हेल्दी होगा। उसके बाद अल्केमिस्ट से बोलते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? अल्केमिस्ट बोलता है हर बार की तरह ही मैंने हवा वाटर चेंज कर दिया है। सीटू वुसू बोलता है मेरे पुराने राइवल मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया हूँ, तुम्हारा बेटा यांजिंग में आया है, मुझे नहीं पता तुम ये सेंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारी तरह काफी कमाल का है। बहुत ज्यादा बेकार बात तो ये है वो भी हाउटियन किंगडम के लिए काम कर रहा है, वरना मैं यहाँ पे लिन फैंग को तुमसे मिलने के लिए लेके आ गया होता। मुझे ये बात भी पता है वो पक्का से यहाँ पे इसी वजह से आया है ताकि वो तुम्हारी बोन्स को वापस लेके जा सके, पर अगर उसको पता चल जाएगा कि तुम्हें तक मरे नहीं हो तो पता नहीं वो क्या करेगा। हम देखते हैं हाउटियन किंगडम के जनरल लिन गुयांग को जो कि लिन फैंग के फादर भी होते हैं। सीटू वुसू बोलता है अगर मेरे तीनों बेटे मरे नहीं होते तो वो लोग भी बिल्कुल लिन फैंग की तरह ही होते, वैसे उन लोग को मारने के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, तुम तो हाउटियन किंगडम के जनरल थे, तुम बस अपना काम कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कैरेज को जिसके अंदर प्रिंस एडवर्ड और बाकी सारे लोग होते हैं। प्रिंस एडवर्ड बोले तुम्हारे कहने के हिसाब से सीटू वुसू अभी अभी यांजिंग से बाहर निकला है। नाइन टेल फॉक्स बोलते उसने अपने साथ में बहुत सारे लोगों को भी ले रखा है। वहाँ पे एक बंदा बोलते योर हाइनेस मैंने यहाँ पे टाइगर तलिस्मान चुरा लिया है, इसकी वजह से डार्जिलिंग किंगडम की स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट आयरन बुदा की हो जाएगी। प्रिंस एडवर्ड बोलते हैं और लिन फैंग कहाँ पे है? जी बेई बोलता है लगता है यहाँ पे लिन फैंग ने हमारे साथ में कोऑपरेट करने से मना कर दिया है। प्रिंस एडवर्ड बोलते उसको मिलने की इतनी हिम्मत कि वो हाउटियन किंगडम की बात भी ना माने। जी बेई तुम यहाँ पे एक टीम को लेके जाओ और सीटू वुसू के मैंशन को घेर लो। गुइजी तुम यहाँ पे जाओ और चारों गेट को सील कर दो। नाइन टेल फॉक्स बोलती योर हाइनेस आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ? प्रिंस एडवर्ड बोले तुम मुझे फॉलो करो, हम लोग चले किंग ऑफ डार्जिलिंग के पास में, क्योंकि मेरे फादर के मरे बिना ये थोड़ा मुझे नहीं मिलने वाला। आगे हम देखते डार्जिलिंग किंगडम के एम्परर को जो कि बहुत सारे लड़के के साथ में खेल रहे होते हैं। प्रिंस एडवर्ड वहाँ पे आगे होते हैं। गार्ड बोलता है प्रिंस अभी हमारे एम्परर मजे कर रहे हैं तो इसी वजह से आप वहाँ पे नहीं जा सकते वरना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पर तभी हम देखते हैं प्रिंस एडवर्ड ने उस गार्ड को मार दिया होता है। एम्परर बोल रहे होते हैं आखिर मेरे सामने हार्ड हार्ड क्या आ गया? प्रिंस एडवर्ड बोलते फादर डार्जिलिंग किंगडम बहुत ज्यादा दिक्कत में है तो आप यहाँ पे इन सारी लेडीज के साथ नहीं खेल सकते। एम्परर बोलते सन तो ये तुम हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्रिंस एडवर्ड बोलते मैं यहाँ पे डायनेस्टी को चेंज करने के लिए आया हूँ, आज के बाद से डार्जिलिंग किंगडम का नया एम्परर मैं बनूंगा। ये बोलने के साथ उसने अपने फादर को मार दिया होता है। प्रिंस एडवर्ड बोलते नाइन टेल फॉक्स किसी को जिंदा मत छोड़ना, सारे लोग को मार दो। उसके बाद हम देखते हैं नाइन टेल फॉक्स अटैक करते हुए सारे लोग को मार देती है। प्रिंस एडवर्ड बोलते ये काम तो हो गया, अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। आगे हम देखते हैं हाउटियन किंगडम के एम्परर बोल रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर डार्जिलिंग किंगडम ने ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें अपनी लाइफ का कोई भी रिग्रेट है? प्राइम मिनिस्टर बोलता है काइंडनेस के लिए थैंक यू, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। एम्परर बोलते ठीक है मुझे यहाँ पे यही ग्रेटनेस अचीव करनी थी, डार्जिलिंग किंगडम में जीतने के बाद मैं तुम्हें किंग बना दूंगा। हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कोई और नहीं बल्कि बायजी होता है। बायजी बोलता थैंक यू एम्परर, मैं चाहूंगा इस वॉर के अंदर आपको बहुत अचीवमेंट हासिल हो। साथ ही में बायजी सोचता था लिन फैंग मुझे ब्लेम मत करना, अगर तुम मुझे वो नहीं दोगे जिसके मैं काबिल हूँ तो मैं खुद ले लूंगा।
तो अभी हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। बायजी बोल रहा था एम्परर मैं आपको रेस्पेक्ट पेश करता हूँ। एम्परर बोलते मैंने तुम्हारी आंखों के अंदर एम्बिशन देखा है, तुम लिन फेंग को तो बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। बायजी बोलता एम्परर अब कहने का मतलब क्या है। एम्परर बोलते तुम मेरी हेल्प करो मेरे गोल को अचीव करने में, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें लिन फेंग ने नहीं दिया, पर यहाँ पे इन सब के चक्कर में तुम्हें लिन फेंग को बिट्रे करना पड़ेगा। बायजी बोलता लिन फेंग के पास रह के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से यहाँ पे लिन फेंग को बिट्रे करने में फायदा है। एम्परर चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। एम्परर बोलते ठीक है आज के बाद से तुम मेरे मिलिट्री एडवाइजर हो और साथ ही मैं हाउटियन किंगडम के प्राइम मिनिस्टर भी। बायजी बोलता C2 का ट्रस्ट जीतने के लिए लिन फेंग ने डालिया किंगडम के स्पाइस के ऊपर खासकर टारगेट करा है, इसी वजह से डालिया किंगडम और डार्जिलिंग किंगडम के बीच में सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। साथ ही में यहाँ पे डार्जिलिंग किंगडम के अंदर इंटरनल फाइट स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके लिए यहाँ पे डार्जिलिंग किंगडम में अटैक करने के लिए बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी रहेगी। हम लोग डार्जिलिंग किंगडम के ऊपर बहुत ही कंट्रोल कर लेंगे और हमारे पास 2 किंगडम की पावर आ जाएगी। फिर डालिया किंगडम को हराना भी एक बहुत ही ईजी टास्क होगा। एम्परर बोलते बहुत ही जल्दी ये पूरा वर्ल्ड मेरे अंडर में हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एम्परर वहां से निकल गए होते हैं। बायजी बोलता लिन फेंग तुम मेरे लिए एक रास्ता थे यहाँ तक पहुंचने के लिए, अब मैंने यहाँ पे एम्परर को सकना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही जल्दी मैं एक अलग ऊंचाई पे पहुंच जाऊंगा। मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। वहीं हम देखते हैं एम्परर बोल रहे होते हैं मैं एक्टिंग करते करते काफी थक चुका हूँ, लिन गुयांग तुम और तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्दी हेल के अंदर मिल पाओगे। आगे हम देखते हैं C2 मैंसन को कम्प्लीटली घेर लिया होता है। डाउ वुकिंग बोलते यहाँ पे इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने टाइगर तस्मा चुरा लिया, लगता है यहाँ पे ये पैलेस बहुत बड़े खतरे में पड़ चुका है। लिन फेंग बोलते टेंशन मत लो चलो हम लोग नीचे चलते हैं। यूना बोल रही थी लिन फेंग फादर सिटी से बाहर है आगे हम लोग क्या करें। लिन फेंग बोले टेंशन मत लो जब तक मैं यहाँ पे हूँ कुछ भी नहीं होने वाला। ये लोग यहाँ पे तब आए हैं जब C2 वुशु नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इन लोगों ने प्लान बहुत पहले बना रखा था। साथ ही मैं लिन फेंग सोच रहा था जहाँ तक मुझे लगता है ये सब मेरे फादर इन लोगों की गलती है। जियान वुजिन बोलता है मैं यहाँ पे इनको मार दूंगा, इन लोग की हिम्मत कैसे हुई C2 मैंशन में आने की। लिन फेंग बोलता शांत हो जा आयरन बुद्धा डार्जिलिंग किंगडम की लाइट आर्मी है तो हम लोग यहाँ पे उनके खिलाफ फोर्स से नहीं जीत सकते। साथ ही में लिन फेंग सोच रहा था C2 वुशु एक गॉड ऑफ वॉर है तो उसने यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई सीक्रेट रास्ता बना रखा होगा। लिन फेंग बोलता यूना क्या तुम्हारे फादर ने कोई एग्जिट के बारे में बताया है। यूना बोलती मेरे फादर कहा करते थे जब भी कोई खतरा आए तो मैं किचन के अंदर भाग जाऊं। अचानक से हम देखते लिन फेंग कुछ फील होता है और साइड के अंदर आ गया होता है। लिन फेंग बोलता जियान वुजिन और डाउ वुकिंग फटाफट से यूना को लेकर किचन के अंदर जाओ और एग्जिट ढूंढो। वो लोग बोलते ठीक है हॉल मास्टर हम एक काम कर लेंगे। जी बेई बोल रहा था लिन फेंग अब यहाँ पे इस एरो से तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले, पर तभी उसके सर के ऊपर एक लाइट आती है। वो सोच रहा होता है आखिर ये क्या चीज है। हम देखते हैं हेडशॉट के साथ में वो मारा गया होता है। लिन फेंग बोलता है भले तुम मार्शल एम्परर हो पर एक स्नाइपर के सामने तुम कुछ नहीं कर सकते। जैसे और गार्ड्स अटैक करने के लिए आते हैं लिन फेंग ने उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लिन फेंग फाइनली वहां से बाहर आ गया होता है। हम देखते हैं वहां पे लिन फेंग के सामने C2 वुशु होता है। C2 वुशु बोलता है लिन फेंग तुम्हारे बारे में मैं बिल्कुल भी गलत नहीं था, तुमने सच में यहाँ पे आर्मी के खिलाफ अकेले बच के आ गए। लिन फेंग बोलता लगता है यहाँ पे सारी चीजें आपके कंट्रोल में थी, यहाँ तक कि डार्जिलिंग किंगडम के एम्परर का मरना भी। C2 वुशु बोलता है एम्परर ब्यूटी के पीछे पागल हो चुका था, वही डार्जिलिंग किंगडम का क्राउन प्रिंस एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, तो इसी वजह से यहाँ पे डार्जिलिंग किंगडम को इन सारे कचरों की जरूरत नहीं। लिन फेंग सोच रहा होता है सच में बहुत चालाक है, इसने यहाँ पे खुद से कुछ किया भी नहीं और एम्परर मारे जा चुके हैं और साथ ही में यहाँ पे क्राउन प्रिंस इसके प्लान में फंस चुका है। लिन फेंग बोलता है प्रिंस के पास में टाइगर तालिस्मान है, इसी वजह से आयरन बुद्धा इलाइट आर्मी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। C2 वुशु बोलता है वो मेरी आयरन बुद्धा आर्मी है, चाहे प्रिंस एडवर्ड कुछ भी क्यों ना कर ले वो मेरी ही बात सुनेंगे। जो टाइगर तालिस्मान है वो बस एक कवर है, वरना मैं यहाँ पे क्राउन प्रिंस को बेवकूफ कैसे बनाता। लिन फेंग बोलता आपने यहाँ पे कैपिटल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग लगा रखे हैं और क्राउन प्रिंस सारे ट्रैप के अंदर जल्दी से फंसता जा रहा है, पर आखिर आप मुझे यहाँ पे ये सारा प्लान क्यों बता रहे हैं। C2 वुशु बोलते क्योंकि मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है तुम एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ मैं कोऑपरेट कर सकता हूँ। लिन फेंग बोलता मिस्टर C2 वुशु मैं आपको यहाँ पे गारंटी दे सकता कि मैं आपके साथ में कोऑपरेट करने वाला हूँ। C2 वुशु बोलता मुझे पक्का से यकीन है तुम हाँ ही बोलने वाले हो, एक बार तुम यहाँ पे इस एनवेलप को चेक करो। उस एनवेलप के अंदर एक लेटर होता है जिसको देख के लिन फेंग काफी शॉक हो गया होता है। आगे हम देखते हैं हाउटियन किंगडम की आर्मी को जो कि डार्जिलिंग किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। एम्परर बोलते हैं डार्जिलिंग किंगडम का एम्परर ऑलरेडी मारा जा चुका है, सच में मेरा सनी लो काफी कमाल का है। बायजी बोलता है जैसी टाइम आए आपको मुझे रिवॉर्ड करना पड़ेगा एम्परर, मैंने यहाँ पे इन सब के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करी है। एम्परर बोलते चलो यहाँ पे सारे लोग स्पीड से आगे बढ़ो। नालैन सोच रही होती है मेरे फादर अपने गोल को अचीव करने में काफी करीब आ चुके हैं। लिन फेंग मुझे नहीं पता अगर तुम यहाँ पे कैसे हो। तो अभी हम देखते हो पूरी आर्मी यानजिंग के बाहर आ गई होती है। प्रिंस एडवर्ड बोलते थर्ड किंग तो आपकी आर्मी यहाँ पे आई गई, चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं और C2 वुशु को मार देते हैं। एम्परर बोलते ठीक है चलो सिटी के अंदर चलते हैं, फटाफट से यहाँ पे गेट्स को ओपन करो।
बायजी सोचता है ये बंदा कितना बड़ा बेवकूफ है, अपने दुश्मनों के लिए ये सिटी गेट ओपन कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं गार्ड सिटी गेट को ओपन करते हुए अंदर की तरफ एंटर कर जाते हैं और उन लोगों ने वहाँ पे अंदर से सिटी गेट को बंद कर दिया होता है। प्रिंस एडवर्ड बोलते हैं कमीनों कहीं के, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। आयरन बुद्धा इलाइट आर्मी का कैप्टन बोल रहा था अगर यहाँ पे हाउटियन किंगडम से कोई भी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो उसको हाथों हाथ ही मार दिया जाएगा, इसी वजह से पीछे हट जाओ। प्रिंस एडवर्ड बोलते क्या तुम लोग दिमाग खराब हो चुका है, क्या तुम लोग को यहाँ पे मेरे हाथ में ये टाइगर तलिस्मान नहीं दिख रहा। कैप्टन बोलता है टाइगर तलिस्मान का रियल ओनर शीटू वुसू है, ना कि तुम, तो तुम यहाँ पे हम लोग को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते। एम्ब्रर बोलते सिटी गेट ओपन करो वरना मैं यहाँ पे इस कमीने को मार दूंगा। प्रिंस एडवर्ड बोलते थर्ड किंग आखिर आप क्या कर रहे हैं। कैप्टन बोलते आयरन बुद्धा चलो फटाफट से अटैक करो। क्राउन प्रिंस ने यहाँ पे एम्ब्रर को मारा है और डार्जिन किंगडम के खिलाफ रिबेलियन करा है, तो उनको यहाँ पे हाथों हाथ ही मार दिया जाएगा। प्रिंस एडवर्ड बोलते थर्ड किंग आप यहाँ पे ये गलती नहीं कर सकते, यहाँ पे मुझे मारने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एम्ब्रर बोलते ये कमीना कितना बड़ा बेवकूफ है, तुम्हें मुझे यहाँ पास दे देना चाहिए था ताकि मैं यानजिंग के अंदर 1 लाख सोल्जर एंटर कर पाता। चलो फटाफट से आर्मी आगे बढ़ो और यानजिंग के लोग को मार दो। पर तभी वो लोग बोलते पीछे देखो, पीछे से कुछ आ रहा है। हम देखते पीछे से शीटू वुसू और लिन फेंग आर्मी को लेके आ रहे होते हैं। हाउटियन किंगडम के एम्परर बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बाजी बोलते शीटू वुसू यहाँ पे पर्सनली आर्मी लेके आ रहा है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। प्रिंस एडवर्ड बोलते शीटू वुसू मैं यहाँ पे हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। एम्परर सोचते कमीने शीटू वुसू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे ट्रिक करने की। शीटू वुसू बोलता थर्ड किंग तुमसे मिले काफी टाइम हो चुका है। एम्परर बोलते शीटू वुसू तुम बहुत ही जल्दी खुश हो रहे हो, सनी ने चलो आगे बढ़ो और फटाफट से ये काम कर दो। पर तभी हम देखते लिन फेंग वहाँ से मूव नहीं कर रहा होता। एम्परर बोलते मुझे नहीं लगा तुम यहाँ पे इसके बाद फंस जाओगे और हाउटियन किंगडम को बिट्रे करोगे। लिन फेंग को याद आ रहा था वो लेटर डालिया किंगडम के लिए था ताकि हाउटियन किंगडम और डालिया किंगडम के बीच में एक मैच कॉन्ट्रैक्ट हो सके। लिन फेंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, आज के बाद से मैं तुम्हारा सनी लोन नहीं हूँ, मैंने वो लेटर पढ़ लिया, तुम यहाँ पे नालन की शादी डालिया किंगडम कराना चाहते हो। नालन बोलती फादर आखिर क्या फालतू बात है। एम्परर बोलते क्या फर्क पड़ता है वो मेरी बेटी है, हाउटियन किंगडम के फ्यूचर के लिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लिन फेंग बोलता कमीने बुड्ढे मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तभी एम्परर बोलते फटाफट से आप उसको लेके आ जाओ। हम देखते वहाँ पे गार्ड्स लिन फेंग की मदद को लेके आगे होते हैं। लिन फेंग बोलता नालन टी लॉन्ग अगर मेरी मदद कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। एम्परर बोलता फालतू बात करना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद क्यों छोड़ूंगा, तुम हाउटियन किंगडम में धोखेबाज हो, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। अगर तुम यहाँ पे शीटू वुसू को नहीं मारते तो मुझे ब्लेम मत करना। तभी हम देखते लिन फेंग ने शीटू वुसू के ऊपर सन एंड मून शॉट रख दी होती है। जियान वुजी ने डाओ वुकिंग बोलते हॉल मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शीटू वुसू बोलता अपनी मदद को बचाने के लिए तुम ये काम कर सकते हो। लिन फेंग मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करने वाला। लिन फेंग सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे शीटू वुसू को मार देता हूँ तो यूना मेरे बारे में क्या सोचेगी और यहाँ पे मेरे और थर्ड किंग के बीच में क्या डिफरेंस रह जाएगा। बिना शीटू वुसू को मारे मैं अपनी मदद कैसे बचाऊं। थाउजेंड एंड डीमन बोल रहा था लगता है तुम यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, मुझे अपनी बॉडी दे दो और बैटलफील्ड में एक बंदा जिंदा नहीं बचेगा। लिन फेंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मेरी बॉडी पे कंट्रोल करने के बाद तुम मेरे भी लोग को मार दोगे। लिन फेंग की मदर बोलती है लिन फेंग मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाई, इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा रहेगा और अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन बन चुकी हूँ। लिन फेंग अपनी मदद के बारे में मत सोचो, यहाँ पे जो सही है वही करो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है मरने से पहले मैं तुम्हें फाइनली देख पाई। तभी हम देखते हैं लिन फेंग की मदर ने अपने आप को उस स्वॉर्ड से कट कर लिया होता है। ये देख के लिन फेंग बिल्कुल शॉक हो गया होता है। नालैन बोलती है मदर इन लॉ आखिर आपने ये क्यों किया। लिन फेंग रोते हुए बोलता है मदर आपने ये क्यों किया, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। बायजी सोचता था लिन फेंग अपने लव्ड वन को खो के तुम्हें कैसा फील हो रहा है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। वही हम देखते हैं सिटी के आउटसाइड एरिया को जहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। लिन फेंग के फादर लिन गोयांग फाइनली बाहर निकल गए होते हैं। एम्परर बोलते इस कमीनी की वजह से मेरी स्वॉर्ड गंदी हो गई। नालैन बोलती है फादर आप एक बहुत ही बेकार इंसान है। तो अभी हम देखते हैं लिन फेंग गुस्से से पागल हो गया होता है। वो बोलता है नालन टी लॉन्ग चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे आज मार के रहूंगा। एम्परर बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे फाइट करो। तो अभी हम देखते वो लिन फेंग की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाते हैं। लिन फेंग बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। नालैन बोल रही होती है आखिर यहाँ पे सब कुछ क्यों हुआ। बायजी बोलता है ये यहाँ पे बॉस की मदद की मर्जी थी, आपको अपने आगे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आपकी गलती नहीं थी। नालैन बोलती है गार्ड्स मदद को लेके जाओ और किसी जगह पे रख दो। शीटू वुसू बोलता है लूफी अब टाइम आ चुका है। लूफी और बायजी दोनों ही बोल रहे होते हैं चलो फटाफट से अटैक करो। उसके बाद हम देखते हैं दोनों आर्मीज के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई होती है। हम देखते हैं फायर क्रेडर से सारे लोग भाग रहे होते हैं और वहीं लिन गोयांग फाइट की तरफ भी जा रहा होता है। लिन फेंग बोलता चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं आज तुम्हें मार के रहूंगा। एम्परर बोलता है बच्चे सबने देखना बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम देखते हैं लिन फेंग का कोई भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता। लिन फेंग सोचता है मैं उसके पास नहीं जा पा रहा, सच में उसकी पावर बहुत ज्यादा है। एम्परर बोलते लगता तुमने पहले सोच लिया था कि तुम हाउटियन किंगडम और अपनी वाइफ को बिट्रे करोगे।
लिन फैंग बोलता है तुमने यहाँ पे नाल के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है और साथ ही में यहाँ पे हाउटियन किंगडम को एक वॉर के अंदर फंसा दिया। एम्परर बोलता तुम्हारे फादर ने हाउटियन किंगडम के लिए बहुत कुछ किया है और तुम यहाँ पे उन सारी चीजों को ऐसे गिव अप कर रहे हो। लिन फैंग बोलता कभी फालतू बात करना बंद करो, मेरे फादर का नाम अपने मुंह से मत लेना। अचानक से हम देखते हैं एम्परर के पीछे एक और लिन फैंग आ गया होता है, पर हम देखते हैं उस कमीने एम्परर ने अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। एम्परर बोलते बच्चे सच में तुम काफी कमाल के हो, तुमने यहाँ पे खुद के लिए मार्शल एंसेस्टर लेवल का पपेट क्रिएट कर लिया है। लिन फैंग बोलता है ये पपेट मैं तुम्हें मारने के लिए बनाया है। हम देखते हैं लिन फैंग एम्परर से फाइट कर रहा होता है, तभी उस पपेट ने बहुत सारे ग्रेनेड एम्परर के पे फेंक दिए होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। हम देखते हैं एम्परर ने पपेट को मार दिया होता है। वो बोलते लिन फैंग मैं तुम्हें काफी अंडरस्टिमेट कर दिया, तुम सच में काफी क्वालिफाइड हो, मुझे तुम्हारे खिलाफ ये मूव यूज करना ही पड़ेगा। जियान वूजिन बोल रहा होता है इसकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर लगभग मार्शल सीनियर लेवल पहुंच चुकी है। हॉल मास्टर अब काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। लिन फैंग सोचा था मुझे यहाँ पे इस कमीने को तैयार होने का मौका नहीं देना होगा। ये बोलने से लिन फैंग ने सामने की तरफ एक काफी खतरनाक स्टाइल लगाई होती है, पर तभी हम देखते हैं एम्परर लिन फैंग के पीछे आगे होते हैं और वो लिन फैंग के ऊपर एक अटैक करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। लिन फैंग बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर सोच रहा होता है मार्शल एंसेस्टर लेवल का पपेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्या मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है कि मैं उसको हरा सकूं। उसके बाद लिन फैंग वापस सन एंड मून स्वॉर्ड को उठाने का ट्राई कर रहा होता है, पर वहीं हम देखते हैं एम्परर ने उसके हाथ पे पैर रख दिया होता है। बच्चे तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। पर तभी एम्परर देखते पीछे की तरफ काफी खतरनाक धमाके हो रहे होते हैं। उस ऑरा को फील करके एम्परर काफी घबरा गया होता है। एक फायर पंच की वजह से आर्मी का एक बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो गया होता है। लिन फैंग भी काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि सन एंड मून स्वॉर्ड वहां से मूव करने लगती है। हम देखते हैं सन एंड मून स्वॉर्ड लिन गुयांग के हाथ में चली गई होती है और लिन गुयांग वहां पे काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। एम्परर बोलते लिन गुयांग तो तुम अभी तक मरे नहीं हो। हम देखते लिन गुयांग काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए एम्परर के ऊपर अटैक करता है। एम्परर ने भी वहां पे उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। उन दोनों की फाइट की वजह से काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। लिन गुयांग के अटैक से बचने के लिए एम्परर पीछे तरफ हट गया होता है। सी फैंग टोंगजिन बोलता है ब्रदर क्या आप ठीक है। जियान वूजिन बोलता है तुम तो हाउटियन किंगडम से हो ना, अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सी फैंग टोंगजिन बोलता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे लिन फैंग के साइड में हूँ। लिन फैंग सोच रहा होता है आखिर बंदा है कौन जिसके हाथ में सन एंड मून स्वॉर्ड चली गई। C2 वसु बोलता है बच्चे टेंशन मत लो, ये लिन गुयांग है तुम्हारे फादर। लिन फैंग बोलता है क्या, पर मेरे फादर तो मर गए थे ना। C2 वसु बोलता है लिन गुयांग बहुत ही इंजर्ड हो चुका था और उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम एनर्जी बची थी। मैंने उसको अभी तक जिंदा रखने के लिए बहुत सारे मेडिसिन हर्ब यूज किए। पिछले 20 साल से वो सो रहा था ताकि वो तुमसे तुम्हारी मदद से मिल सके। तो चाहे तुम लोग ये बैटल जीतो या हारो, तुम्हारे फादर पक्का से मारे जाएंगे। लिन फैंग बोलता है आखिर आप क्या बोल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं एम्परर लिन गुयांग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं और इससे पहले लिन गुयांग उठ पाता वो उसको दीवार से लगाते हुए दूर फेंक देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एम्परर ने लिन गुयांग के ऊपर अपनी ब्लड लाइन से अटैक किया होता है। एम्परर बोलते लिन गुयांग क्या हुआ, तुम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा वीक हो चुके हो। तो अभी हम देखते हैं एम्परर के नीचे से काफी सारे टेंटेकल बाहर निकलते हैं। लिन गुयांग ने वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया होता है। लिन फैंग बोलता है आखिर ये क्या चीज है। C2 वसु बोलते हैं तुम्हारी लिन फैमिली की ब्लड लाइन है ब्लड वुल्फ स्पाइडर। अगर यहाँ पे ब्लड वुल्फ स्पाइडर यूज किया जा रहा है इसका मतलब फाइट टू डेथ है। एम्परर बोलता है तुमने यहाँ पे ब्लड वुल्फ स्पाइडर यूज कर लिया, इसका मतलब ये फाइट टू डेथ होने वाली है। तो मैं भी यहाँ पे होल्ड बैक नहीं करने वाला, मैं अपनी प्योर ब्लड को एक्टिवेट करता हूँ। हम देखते हैं एम्परर की ब्लड लाइन गोल्डन ड्रैगन होती है। सोल्जर्स बोलते फटाफट पीछे की तरफ हट जाओ, हम लोग इस फाइट के पीछे नहीं आ सकते क्योंकि ये गॉड्स की फाइट है। तो अभी हम देखते हैं वो दोनों ही ब्लड लाइन एक दूसरे पे अटैक करने लगती है, जिस वजह से लिन गुयांग और एम्परर दोनों ही बहुत इंजर्ड हो गए होते हैं। डा वू किंग बोलता है सोल्जर्स बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गॉड्स के बीच की फाइट है, हम लोग यहाँ पे इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं ब्लड वुल्फ स्पाइडर ने गोल्डन ड्रैगन पकड़ लिया होता है। एम्परर बोलते लिन गुयांग कमी नहीं कही तुम यहाँ पे अपने साथ साथ मुझे मारने का ट्राई कर रहे हो। अचानक से हम देखते हैं ब्लड वुल्फ स्पाइडर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। सी फैंग टोंगजिन बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। C2 वसु बोलता है सारे लोग पीछे हटो, ये ब्लड लाइन इनर पिल है, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। हम देखते हैं वहाँ पे ब्लड लाइन्स के बीच में एक काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है, जिस वजह से वहाँ पे एम्परर और लिन फैंग के फादर दोनों मारे गए होते हैं। नाल और लिन फैंग दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं और अपने अपने फादर के पास जाते हैं। हम देखते हैं लिन गुयांग ने सन एंड मून स्वॉर्ड को वहीं पे गाड़ दिया होता है और अपनी वाइफ के पास में मारा गया होता है। लू फेई बोलता है जनरल आके हम लोग यहाँ पे हाउटिंग किंगडम के साथ क्या करें। C2 वसु बोलता है कि हमारे दुश्मन का जनरल मारा जा चुका है, तो यहाँ पे सोल्जर्स को मारने से फालतू में 2 कंट्री की दुश्मनी होगी। हमारा रियल दुश्मन डालिया किंगडम है, ना कि हाउटियन किंगडम। उसके बाद हम देखते हैं नालैन अपने फादर को लेके जा रही होती है। नालैन पीछे घूमते हुए लिन फैंग को देख रही होती है।
सी फैंग टोंगजिंग बोलता है ब्रदर प्रिंसेस आपकी तरफ देख रही है। लिन फैंग बोलता है मुझे पता है, हम दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही है, अभी के लिए हम दोनों को शांत होने की जरूरत है, हम दोनों ने अपने पेरेंट्स खोए हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग अपने पेरेंट्स के ग्रेव के सामने बैठ के रो रहा होता है। लिन फैंग सोचता था भली मॉम डैड मैं आप लोग रियल सन नहीं हूँ, पर आज यहाँ पे आप दोनों ने मेरे लिए अपनी जान दी है। सच में बहुत ज्यादा कमजोर था कि मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं यहाँ पे कसम खाता हूँ मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि इस वर्ल्ड में कोई इतना पावरफुल नहीं होगा। C2 उसे सोचा था ओल्ड राइवल मुझे तुम्हारी मौत का बहुत ज्यादा दुख है, मैं चाहूंगा फ्यूचर के अंदर हम दोनों ब्रदर्स बने। यूना बोलती ब्रदर लिन फैंग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं लाइफ टाइम के साथ रहूंगी। वही हम देखते हैं उस वॉर को बहुत दिन बीत गए होते हैं, लिन फैंग लगातार वाइन पिए जा रहा होता है। सी फैंग टोंगजिंग बोलता है इन सारी चीजों की वजह से ब्रदर लिन फैंग के माइंड पे एक बहुत बुरा असर पड़ा है। जियान वुजिन बोलता है फाइट के बाद से ब्रदर लगातार ड्रिंक करे जा रहे हैं, इतने दिनों से उन्होंने मिलिट्री हॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो अभी हम देखते C2 उसे लिन फैंग के पास से वाइन का जार ले लेता है। लिन फैंग तुम्हें क्या लगता है वाइन पीने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? लिन फैंग बोलता है इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, मेरे बीच में मत आओ। C2 उसे बोलता है तुम अपने फादर की रिस्पेक्ट को इस तरह से कैसे गिरा सकते हो? लिन फैंग तुम्हें पता है जब तुम्हारे फादर मेरे पास आए थे तब उन्होंने मुझसे कहा था मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ और मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं है, पर तुम कैसे भी करके मुझे जिंदा रखो ताकि मैं अपने वाइफ और बेटे से मिल सकूं। 20 साल तक तुम्हारे फादर ने बहुत ही खतरनाक पेन सहा और ये पेन सहने की उनके पास एक लास्ट वजह थी कि वो तुम्हें देख सके। आखिर तुम्हारे पास में कौन सा रीजन है कि तुम यहाँ पे गिव अप करो? तुम्हारे फादर इतने कमाल के थे कि राइवल होने के बावजूद मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आखिर तुम यहाँ पे हार कैसे मान सकते हो? लिन फैंग सोच रहा होता है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता, मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी और को नहीं खोने वाला, मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। C2 उसे बोल रहा होता है चाहे तुम्हें कितना पेन क्यों ना हो रहा हो तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। देखो यहाँ पे नाल एंड सारी चीजें भूल के हाउटियन किंगडम की क्वीन बन चुकी है, क्योंकि अगर वो ऐसे बैठ जाएगी तो हाउटियन किंगडम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आखिर तुम ऐसे कैसे बैठ सकते हो? तुम ग्रेट लिन गुयांग के बेटे हो। वैसे यहाँ पे नाल ने हमको 5 ईयर फ्री वॉर एग्रीमेंट भेजा है। सच में लिन फैंग तुमने यहाँ पे एक काफी कमाल का काम किया है। लिन फैंग बोलता है मिस्टर C2 उसु अभी गाइडेंस के लिए थैंक यू, मुझे अब पता चल चुका है कि आखिर मुझे क्या करना है। यूना सोच रही होती है बहुत दिन हो गए मैं लिन फैंग से नहीं मिली। तो अभी हम देखते हैं लिन फैंग अपने रूम से बाहर निकलता है। फाइनली यहाँ पे लिन फैंग को एक और नई ड्रेस मिल चुकी है। यूना बोलती है लिन फैंग तुम ठीक हो ना? लिन फैंग बोलती यूना टेंशन मत लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर तुम यहाँ पे ठीक हो तो चलो हम लोग बाहर चलते हैं। वो लोग वहाँ पे यांजिंग मार्केट में घूम रहे होते हैं। यूना बोल रही होती है यहाँ पे बहुत कुछ अमेजिंग है। वहाँ पे आगे बंदे बोल रहे होते हैं फटाफट से मेन रोड की तरफ चलो, क्योंकि जिन लोगों ने क्राउन प्रिंस का साथ दिया था उन लोगों की परेड कराई जा रही है। सच में उन लोगों को देख काफी मजा आने वाला है। लिन फैंग बोलता है यूना चलो हम भी चल के देखते हैं। हम देखते हैं नाइन टेल फॉक्स और दूसरी स्पाई को बांध के घुमाया जा रहा होता है। सारे बंदे उनके ऊपर आलू प्याज टमाटर मार रहे होते हैं। लिन फैंग को देख के वो दूसरी स्पाई बोल रही होती है लिन फैंग हम तो पक्का से मार देंगे, तुम बस हमारा वेट करो। नाइन टेल फॉक्स बोलती है इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ से नहीं बचने वाले। लिन फैंग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मुझे मारने के लिए पहले तुम लोग को जिंदा रहना पड़ेगा। नाइट में हम देखते C2 वुसु काफी खास रहा होता है। मास्टर वांग बोलते लॉर्ड फटाफट से मेडिसिन पी लीजिए। C2 वुसु बोलता है ओल्ड मैन आगे मेरे पास कितना टाइम बाकी है? मास्टर वांग बोलता आपको देख के लग रहा है कि आपकी कंडीशन ठीक है, तो इसी वजह से कुछ भी कहना इतना आसान नहीं रहेगा। C2 वुसु बोलता 20 साल पहले लिन गुयांग खिलाफ मैं हार गया था, मैं और लिन गुयांग दोनों ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। उसके बाद से मेरी हेल्थ लगातार खराब ही होती जा रही है। प्लीज मुझे यहाँ पे क्लियरली बता दो मेरे पास कितना टाइम बाकी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डार्जिन किंगडम के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं। मास्टर वांग बोलते ज्यादा आपके पास 6 महीने बाकी है। C2 वुसु बोलता है तो मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, मुझे यहाँ पे डार्जिन किंगडम और मेरी डॉटर के लिए किसी न किसी को ढूंढना पड़ेगा। मास्टर वांग तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है आगे कौन जिम्मेदारी उठाने लायक है? मास्टर वांग बोलते हमारे पास 2 जनरल है, यांग जैंग और सॉन्ग किंगलोंग, और साथ ही में हमारे पास लिन फैंग भी है। C2 वुसु बोलता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यांग जैंग की तरफ जाएंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सॉन्ग किंगलोंग की तरफ जाएंगे। मेरे पास एक तरीका है, नाइन टेल फॉक्स और गुइली इन दोनों को बुलाओ। यांग जैंग, सॉन्ग किंगलोंग, लिन फैंग तीनों में से जो लोग अपनी तरफ कर पाएगा वही बनेगा डार्जिन किंगडम का नया सक्सेसर। आगे हम देखते लिन फैंग के घर के बाहर लू फेई आ गया होता है। वो अपने साथ में नाइन टेल फॉक्स और गुइली को लेके आ गया होता है। यूना बोलती है लिन फैंग कल हम लोग खेलने के लिए चलेंगे। लिन फैंग बोलता है नहीं मुझे कल पेपर तैयार करने हैं। पर जब लिन फैंग वहाँ पे नाइन टेल फॉक्स और गुइली को देखता है तो वो काफी शॉक हो गया होता है। लू फेई बोलता है जनरल C2 वुसु ने बोला कि मैं इन लोगों के पास छोड़ दूं, अब आपके पास यहाँ पे कौन से तरीके होंगे इनसे डील करने के लिए उसके बारे में आप सोचिए। लिन फैंग बोला ठीक है समझ गया। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा होता है आगे C2 वुसु सोच क्या रहा है, क्या उसने मुझे यहाँ पे ये गिफ्ट दिया है? उसके बाद हम लिन फैंग नाइन टेल फॉक्स के मुंह से कागज निकाल दिया होता है। नाइन टेल फॉक्स बोलते लिन फैंग मैं पक्का तुझे मार दूंगी। तभी नाइन टेल फॉक्स काफी संभालने लगती है, बोलते लिन फैंग आगे तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? लिन फैंग बोलता है तुम सच में एक नाइन टेल फॉक्स हो, सच में तुम्हारे पूछ काफी कमाल का है। तभी हम देखते हैं लिन फैंग नाइन टेल फॉक्स से दूर हो जाता है।
लिन फैंग बोलता लगता है तुम्हें नहाए हुए काफी टाइम हो चुका है, तुम्हारे अंदर से काफी गंदी स्मेल आ रही है, जगह फटाफट से नहा लो, फटाफट से यहाँ पे कोई आओ और इन लोगों को नहाने के लिए लेके जाओ। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों ने नहा लिया होता है। नाइन टेल फॉक्स बोलते तुम्हें क्या लगता है आखिर लिन फैंग यहाँ क्या सोच रहा है। लिन फैंग बोलता तुम लोगों ने नहा लिया, अब मेरी बारी है, अगर तुम लोग मुझे स्क्रब करोगे तो मैं तुम्हारे हाथों की बेड़ियां खोल दूंगा। नाइन टेल फॉक्स बोलते लिन फैंग अपनी बातों से पीछे मत हटना। उसके बाद हम देखते हो दोनों ही लिन फैंग को स्क्रब करने लगती है। अचानक से नाइन टेल फॉक्स काफी शौक हो आती है। नाइन टेल फॉक्स बोलती है लिन फैंग तुम एक बहुत ही ग्रेट फैमिली से आते हो, तो आखिर तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने सारे स्कार क्या कर रहे हैं। लिन फैंग बहुत अपने फैमिली और फ्रेंड को प्रोटेक्ट करते करते ये सारे स्कार लगे हैं। हालांकि यहाँ पे होने क्या वाला है वो तो मैं नहीं जानता, पर उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर तुम लोग मुझे फॉलो करते हो तो मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। लिन फैंग बोलता है अगर तुम लोग वेट क्या कर रहे हो, तुम लोग उस पैसे को लेके कुछ खरीद के लेके आना, और अगर तुम लोग को नहीं खरीदना हो तो उस पैसे को लेके किसी अच्छी जगह पे चले जाना ताकि तुम लोग अच्छे से जी सको। नेक्स्ट डे हम देखते हैं नाइन टेल फॉक्स यानजिंग मार्केट जा रही होती है। साथ ही में वो सोच रही होती है लिन फैंग ने मुझे कुछ मटेरियल खरीदने के लिए बोला है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आखिर लिन फैंग सोच क्या रहा है। तो अभी हम देखते हैं यानजैंग और सॉन्ग किंगलोंग को। सॉन्ग किंगलोंग बोला तुम देख सकते हो वो ऑलरेडी यहाँ पे लिन फैंग की बात मान रही है। यानजैंग बोलता टेंशन मत लो, ये जो नीडल है ये लोगों के माइंड कंट्रोल कर सकता है, इस बार मुझे गारंटी है पक्का से लिन फैंग मारा जाएगा। सॉन्ग किंगलोंग बोलते ठीक है इसको फटाफट से यूज करो। तो अभी हम देखते हैं सॉन्ग किंगलोंग नाइन टेल फॉक्स के पास आ गया होता है। नाइन टेल फॉक्स बोलती है अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सॉन्ग किंगलोंग बोलता है तुम्हारे पास एक नया मास्टर है तो क्यों ना तुम थोड़ी देर बैठ के मेरे साथ में ड्रिंक करो। नाइन टेल फॉक्स बोलती है माफ करना मैं अभी के लिए अनअवेलेबल हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं यानजैंग उसके ऊपर नीडल से अटैक कर देता है। आगे हम देखते हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस हॉल को। लिन फैंग के पास आते हुए नाइन टेल फॉक्स अटैक कर देती है। उसने वहाँ पे एक अटैक के अंदर ही लिन फैंग को मार दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं नाइन टेल फॉक्स उन दोनों के पास में आ गई होती है। सॉन्ग किंगलोंग बोलता है काफी कमाल की बात है, लगता है लिन फैंग बहुत ही कमजोर था, या फिर ऐसा भी हो सकता है थर्ड किंग से फाइट करने की वजह से उसकी बॉडी के ऊपर इंजरीज हो और वो अभी तक उन इंजरीज से रिकवर ना कर पाया हो। इसी वजह से नाइन टेल फॉक्स के स्नीक अटैक से वो बिल्कुल नहीं बच पाया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने मास्टर वांग और सिडूस को बात करते हुए सुन लिया था। लिन फैंग तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कि तुम हमारे रास्ते में आ रहे थे, सक्सेसर बनने की रेस में तुम्हारा कोई नंबर ही नहीं आता। यानजैंग बोल रहा होता है पता नहीं क्यों देख के लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से हम देखते कोई अटैक करता है और वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। सॉन्ग किंगलोंग बोलता है लिन फैंग तुम लोग जिंदा कैसे हो। लिन फैंग बोला तुम लोगों को क्या लगता है तुम अपने प्लान को इतनी इजीली कंप्लीट कर लोगे। लिन फैंग सोच रहा होता है नाइन टेल फॉक्स कंट्रोल में आते ही मैंने उन लोगों को देख लिया था और मैंने उसकी बॉडी के ऊपर से वो नीडल हटा दी। वैसे मैंने यहाँ पे ये नीडल किसी और के पास भी देख रखी है, क्या वो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं। नाइन टेल फॉक्स बोलती है जब मैं मेटल खरीदने जा रही थी तब इन लोगों ने मेरे ऊपर नीडल से अटैक कर दिया था। लिन फैंग बोलता है दोनों जनरल मेरी बात ध्यान सुनो, मेरा तुम लोग खिलाफ में कोई गर्ज नहीं है, तो आखिर यहाँ पे तुम दोनों मुझे मारना क्यों चाहते हो। यानजैंग अटैक करने के आगे बढ़ता है, बोला तुम मेरी आंखों में बहुत चुभ रहे हो। वैसे ही मन ही मन सिडूस ने डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ पे तुमको नया एम्परर बनाएगा। पर तभी हम देखते लिन फैंग ने सामने की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक किया होता है। लिन फैंग बोलता है मिस्टर सिडूस की वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगर तुमने वापस ये गलती करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लिन फैंग के स्ट्राइक की वजह से पीछे का घर दो हिस्सों में कट गया होता है। सॉन्ग किंगलोंग बोलता है आगे हम लोग यहाँ पे इस कमीने को चेस क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कमीने को मारने के लिए बहुत ही कमाल का चांस है। यानजैंग बोलता है कोई फायदा नहीं, हम लोग चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले हम इसे नहीं जीत सकते। नाइन टेल फॉक्स बोलते उन लोगों ने मारने का ट्राई किया फिर भी आपने उन लोगों को जाने क्यों दिया। लिन फैंग बोलता है वो लोग सीटू उसू के एक बहुत ही पुराने साथी है, अगर मैं यहाँ पे उन लोग को मार देता हूँ तो डार्जिन किंगडम अपने 2 टैलेंट खो देगा। सीटू उसू बोल रहा होता है अगर यहाँ पे लिन फैंग शांत नहीं हुआ होता तो पक्का से मैंने यहाँ पे 2 जनरल को खो दिया होता। लू फेई बोलता है पर अगर वो दोनों ही लिन फैंग पे अटैक करते तो उन लोग के पास में जीतने का एक बहुत ही कमाल का चांस होता। सीटू उसू बोलता है लिन फैंग के सामने फाइट टू डेथ करने के बहुत सारे मौके आए हैं और वहीं इन दोनों की इनकी फैमिली ने बहुत ही सही से पाला है। लू फेई तुम मार्शल एम्परर लिन के पीछे पहुंच चुके हो ना, पर तुम यहाँ पे लिन फैंग के पपेट को भी नहीं आ सकते। अब यहाँ पे ये टेस्ट तो खत्म हुआ, बारी है सेकंड टेस्ट की। आगे हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि बैठ के वाइन पी रहा होता है। वो नाइन टेल फॉक्स का हाथ पकड़ते हुए बोलता है ना ले, तो आखिरकार तुम आ गई। नाइन टेल फॉक्स बोलते लिन फैंग आगे तुम कर क्या रहे हो। लिन फैंग बोलता है ना लैन मैंने तुम्हें काफी मिस किया, आगे हाउटियन किंगडम कैसा है, क्या हाउटियन किंगडम में मेरे बिना तुम्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। ना लैन तुम्हारे लिए मैं इस पूरे वर्ल्ड को छोड़ सकता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नाइन टेल फॉक्स सोच रही होती है काश मेरे पास ऐसा कोई होता जो कि बिल्कुल लिन फैंग की तरह मेरे लिए केयर करता। वो लिन फैंग गले लगाते हुए बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। लिन फैंग को नाइन टेल फॉक्स ना लैन दिख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। नेक्स्ट डे उठते हुए लिन फैंग बोल रहा होता है तो ये सब एक ड्रीम था,
मुझे नहीं पता नालिन क्या कर रही है, वो पक्का ठीक होगी ना। वैसे मेरी कमर काफी दुख रही है, ये सिस्टम का ड्रीम था, ये काफी रियल लग रहा है। गुइली बोलते आखिर तुम हॉल मास्टर क्यों नहीं बता देती कि लास्ट नाइट तुम थी। अगर तुम उनको बता देती तो पक्का से हॉल मास्टर तुमको अपनी कंकोबाइन बना लेंगे। नाइन टेल फॉक्स बोलती मैं एक बहुत ही बेकार लड़की हूँ, मैं उनके लायक नहीं, मुझे बस यहाँ पे हॉल मास्टर का सर्वेंट बन के रहना है। कुछ दिनों बाद हम देखते यान ज़ैंग, सॉन्ग किंगलोंग और लिन फेंग तीनों ही सीटोसू के पास में आए होते हैं। सीटोसू बोलता क्या तुम लोगों को पता है मैं तुम लोग क्यों बुलाया। मुझे अभी भी पता चला डालिया किंगडम ने मिलियंस की आर्मी अटैक करने की तैयार कर दी है। वो यहाँ पे डार्जिन किंगडम के ऊपर किसी वक्त अटैक कर सकते हैं, एनिमी हमारे ऊपर कभी अटैक कर सकता है। तो मैं यहाँ पे तुम तीनों को बैटलफील्ड में टेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पे टोटल 3 बैटलफील्ड है। सबसे पहले रेड सी के अंदर ना सिर्फ डालिया किंगडम की नेवी बल्कि बहुत सारे पायरेट्स भी आ चुकी हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस जगह प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो हमारे बॉर्डर काफी सेफ हो जाएंगे। सेकंड है साउदर्न वैली, जहाँ पे डार्जिन किंगडम के 2 लाख सोल्जर्स हैं, लेकिन वहाँ पे डालिया किंगडम वालों ने 4 लाख सोल्जर्स भेज दिए हैं। थर्ड है पिंजिंग पास, जो कि कभी डार्जिन किंगडम का हुआ करता था, पर अब यहाँ पे उसके ऊपर डालिया किंगडम ने कब्जा कर लिया है। पिंजिंग पास को कैसे भी करके 1 महीने के अंदर अपने कंट्रोल में करना होगा। सॉन्ग किंगलोंग बोलते मेरी जो सॉन्ग फैमिली है वो जनरेशन से इसी के अंदर काफी कमाल की रही है। हमारे पास टोटल 8000 नेवी सोल्जर्स हैं, तो इसी वजह से अगर रेड सी को मैं हैंडल करता हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यान ज़ैंग बोलता साउदर्न वैली एक बहुत ही अजीब जगह है, मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर मैं बहुत ज्यादा कमाल का हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं उस जगह को पक्का से गार्ड कर पाऊंगा। लिन फेंग सोचता साउदर्न वैली को डिफेंड करना बहुत ज्यादा इजी है और पायरेट से बचाने के लिए रेड सी के आगे बहुत सारे फोर्स बने हुए हैं। ये दोनों ही बहुत ज्यादा चालाक है, इन लोगों ने इजी टास्क को पहले ही चुन लिया। सीटू वुसू बोलता है बस यहाँ पिंजिंग पास बाकी है। लिन फेंग मैं तुम्हें यहाँ पे 1 लाख इलेक्ट्रिक देता हूँ, तुम्हें कैसे भी करके पिंजिंग पास को वापस से अपने कंट्रोल में करना होगा। लिन फेंग बोलता है टेंशन मत लीजिए, मैं काम कर दूंगा। सीटू वुसू बोलता है ठीक है, अब यहाँ पे तुम तीनों को निकल जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे टेस्ट को पास करने के लिए बहुत ही कम टाइम बाकी है। लू फेई बोलता है मास्टर रेड सी और साउदर्न वैली बिल्कुल ठीक जगह है, पर पिंजिंग पास को आप भी वापस नहीं ले पाए तो आगे लिन फेंग कैसे करेगा। सीटू वुसू बोलता है यहाँ पे इस बैटल के लिए पिंजिंग पास को वापस लेना काफी जरूरी है। मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं थी, मुझे लिन फेंग का भी बैट खेलना ही था। अगर मैं ये काम नहीं कर सकता फिर भी लिन फेंग ये काम कर सकता है। तो अभी हम देखते हैं सीटू वुसू काफी जोर से खांसने लगता है। लू फेई बोलता है मास्टर क्या हुआ। सीटू वुसू बोलता है मेरे हिसाब से डालिया किंगडम के लिए बहुत ही बुरा टाइम चालू होने वाला है। आगे हम देखते हैं हाउटियन किंगडम को, जहाँ पे सारे सोल्जर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नालैन जो कि हाउटियन किंगडम क्वीन बन चुकी है वो उन लोगों को देख रही होती है। बायजी बोलता है क्वीन कैपिटल के अंदर सारे रिबेलियन को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया है, हाउटियन किंगडम में हमारे खिलाफ और कोई भी नहीं बचा। कोना सिटी के अंदर भी लगभग 2 लाख सोल्जर हो चुके हैं। नालैन बोलती है आखिर यहाँ पे डार्जिन किंगडम के अंदर क्या चल रहा है। बायजी बोलता है डार्जिन किंगडम के अंदर लगातार आर्मी बढ़ रही है, अभी अभी उन लोग के जनरल्स अलग अलग जगह पे निकले हैं। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से शायद से डालिया किंगडम उनके ऊपर अटैक करने वाला है। क्वीन नालैन बॉस लिन फेंग को वापस लाने का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। अगर हम लोग यहाँ पे डार्जिन किंगडम के ऊपर अटैक कर देते हैं तो 2 नेशन के अटैक को वो बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। नालैन बोलती है प्राइम मिनिस्टर मैंने ऑलरेडी कह दिया है 5 साल तक कोई फाइट नहीं होने वाली, तो तुम यहाँ पे अभी के लिए जा सकते हो। बायजी बोलता है ठीक है क्वीन नालैन जैसा आप चाहे। नालैन सोचती है हाउटियन किंगडम इतना पावरफुल होने के बावजूद लिन फेंग कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, लगता है यहाँ पे डार्जिन किंगडम की तरफ से तुम वापस एक वॉर पे जा रहे हो, मैं तुम्हें उस वॉर के लिए ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। बायजी सोच रहा था मैं यहाँ पे इस किंगडम का प्राइम मिनिस्टर हूँ, फिर भी ये कमीनी नालैन मेरी कोई बात नहीं मान रही है। जब मैंने यहाँ पे बोल दिया अटैक करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, तो आखिर वो यहाँ पे ना बोलने वाली होती कौन है। कोई बात नहीं, तुम बस वेट करो, कुछ टाइम के अंदर हाउटियन किंगडम मेरा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं लिन फेंग इलाइट आर्मी को लेके पिंजिंग पास की तरफ जा रहा होता है। लिन फेंग बोलता है ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है, हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नाइट में बैठ के वो और सी फेंग टोंगजिंग ड्रिंक कर रहे होते हैं। सी फेंग टोंगजिंग बोलता है खाली खाली ड्रिंक करने में मजा नहीं आ रहा, अगर यहाँ पे साथ में कुछ खाने के लिए होता तो काफी मजा आता। लिन फेंग बोलता है ठीक है हम लोग चलते हैं और चल के हंटिंग करके आते हैं, वाइन के साथ मीट खाने में काफी मजा आने वाला है। उसके बाद लिन फेंग एक लेक के पास में आ गया होता है। लिन फेंग सोचता है यहाँ से बहुत ही कमाल की फिश मिलेगी। अचानक से हम देखते हैं लिन फेंग काफी शॉक हो गया होता है, वो सोचता है यहाँ पे किसी लड़की के कपड़े पड़े हैं। नाइन टेल फॉक्स और गुइली दोनों ही मिलिट्री हॉल के अंदर है, तो आखिर यहाँ पे हमारी आर्मी के अंदर कौन हो सकता है जो कि यहाँ पे आया हो। मैं यहाँ पे कोई भी शरारत नहीं करना चाहता, बस मुझे यहाँ पे कंफर्म करना है आखिर वो बंदा है कौन, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बंदा कोई दुश्मन हो। लिन फेंग देखता है वहाँ पे उस लेक के अंदर यूना नहा रही होती है। अचानक से हम देखते यूना काफी शौक आते बोलती है आखिर यहाँ पे कौन ठरकी है। लिन फेंग बोलता है यूना ये मैं हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। यूना बोलती है लिन फेंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अचानक से देख के मैं काफी घबरा गई थी। लिन फेंग बोलता है वो सब छोड़ो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यूना बोलती है घर में रहते रहते मैं काफी बोर हो गई थी, इसी वजह से मैंने फादर को बोल दिया कि मैं अपने ग्रैंडमदर घर जा रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हारी टीम के अंदर मिल गई। लिन फेंग सोचता है यूना बाहर खेलने के लिए अपने फादर से झूठ बोल के आई है, पर अचानक से हम देखते वो दोनों ही चुप हो गए होते हैं। यूना बोलती है लिन फेंग लगता है तुमने सबको देख लिया,
लिन फैंग बोलता यूना टेंशन मत लो, मैंने कुछ भी नहीं देखा, यहाँ बहुत अंधेरा था। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे देखने लायक है भी क्या, ये सब तो क्रिकेट बॉल्स है और मैं ऐसे क्रिकेट बॉल से बहुत पहले खेल चुका हूँ। अचानक से हम देखते हैं सी फैंग टोंगजिंग वहाँ पे आ गया होता है। वो बोलता है ब्रदर मैंने बॉल को हंट किया है, चलो हम लोग चलते हैं। तभी हम देखते हैं लिन फैंग यूना के पास में चला गया होता है, जिस वजह से यूना काफी शर्मा रही होती है। लिन फैंग बोलता है मुझे यहाँ पे काफी कमाल की लेक मिली, तो मैं फिश पकड़ रहा हूँ, तुम वापस जाओ, मैं बस यहाँ थोड़ी देर में आया। सी फैंग टोंगजिंग बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। सी फैंग टोंगजिंग के जाते ही वो दोनों काफी शर्माने लगते हैं। आगे हम देखते हैं लिन फैंग ने बहुत सारे AK-47 की पेटियां निकाल दी होती है। सी फैंग टोंगजिंग बोलता है ब्रदर आखिर किस तरह का मैजिक वेपन है। लिन फैंग बोलता है हम लोग पिंजिंग पास के काफी करीब पहुंच चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे लोग के लिए वेपन तैयार किए हैं, इनको हम गन बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग उन लोगों को AK-47 चला के दिखाता है। इसके अंदर बहुत सारी बुलेट होती है जो कि एक झटके के अंदर किसी को ही मार सकती है। सी फैंग टोंगजिंग बोलता है मैजिकल वेपन गन बहुत ही पावरफुल है, इसके साथ में लोग पिंजिंग पास को बहुत ही कंट्रोल में कर लेंगे। लिन फैंग बोलता है पर मेरे पास में सिर्फ 1000 गन है, जिस वजह से आर्मी के अंदर ये लिमिटेड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अगर हम लोग को पिंजिंग पास जीतना है तो हम लोग को बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी बनानी होगी। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा होता है गन्स बहुत ही महंगी है, अलीवा सिस्टम से अगर मैं और गन खरीदता हूँ तो कुछ ही टाइम के अंदर मैं पक्का से बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा। लिन फैंग बोलता है इस पेपर में लिखा हुआ है आई गन को कैसे यूज करते हैं, तो तुम और बाकी सारे सोल्जर बिल्कुल सही से प्रैक्टिस करना। पास ही में यहाँ पे फेरी फॉक्स हाउस है, मुझे वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखना। सी फैंग टोंगजिंग बोलता है फेरी फॉक्स हाउस मुझे समझ में आ गया, ब्रदर आ जाओ मजे करो, मैं सबको संभाल लूंगा। लिन फैंग बोलता कुछ फालतू मत सोचो, मैं बस वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने जा रहा हूँ। यूना सोच रही होती है लिन फैंग फेरी फॉक्स हाउस जा रहा है, पर आखिर क्यों, मुझे भी जाके देखना चाहिए। आगे हम देखते हैं लिन फैंग फेरी फॉक्स हाउस में आ गया होता है। लिन फैंग सोच रहा था फेरी फॉक्स हाउस में डालिया किंगडम की एक स्पाई है, मुझे कैसे भी जल्द से जल्द उस स्पाई को ढूंढना होगा। उसके बाद लिन फैंग अपनी हवेली एक्टिवेट कर देता है। लिन फैंग हु सेंड डाउन आगे की लेडी को बोलता है क्या तुम फ्री हो, वो लेडी बोलते है तुम्हारा 10 पिस्टल नहीं है तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते। उसके बाद हम देखते लिन फैंग हु सेंड डाउन साइड की तरफ निकल गए होते हैं। यूना सोच रही होती है ये एक बहुत ही बेकार लड़की है, आखिर यहाँ पे लिन फैंग उसके साथ में क्यों जा रहा है। तभी हम देखते यूना के आसपास बहुत सारी लेडीज आ गई होती है, वो बोलते तुम तो काफी कमाल की यंग मैन हो, चलो हमारे साथ। थोड़ी देर बाद हम देखते लिन फैंग का सिस्टम स्टार्ट ही होने वाला होता है। लिन फैंग बोल रहा होता है क्या तुमने डालिया किंगडम का सुना, वो बहुत जल्दी डार्जिलिंग किंगडम पर अटैक करने वाला है। हु सेंड डाउन बोलते लगता है यहाँ पे जल्दी एक और नई वॉर स्टार्ट होने वाली है, पर मुझे यहाँ पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अचानक से हम देखते यूना वहाँ पे आ गई होती है। यूना बोलती है लिन फैंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो एक बहुत ही बेकार लेडी है, तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। हु सेंड आउट बोलती है लिन फैंग तो मुझे लग ही रहा था तुम काफी फैमिलियर लग रहे हो, तुम पक्का से डार्जिलिंग कंट्री से आए हो। लिन फैंग बोलता है अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा होता है यूना के यहाँ पे रहते हुए इससे डील करना काफी मुश्किल होने वाला है। लिन फैंग बोलता है मुझे बताओ कि यहाँ पे डालिया किंगडम अपनी आर्मी क्यों बढ़ा रहा है। हु सेंड आउट बोलती है लगातार बहुत सालों से डालिया किंगडम में सूखा पड़ रहा है, लगभग 10,000 एकड़ जमीन बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है। क्वीन ने बोला डार्जिलिंग किंगडम पे अटैक करके हम लोग डालिया किंगडम को वापस से प्रॉस्परस कर सकते हैं। पिंगजिन पास के अंदर लगभग 3 लाख सोल्जर्स खड़े हैं। पिंगजिन पास की वॉल के ऊपर क्रॉसबो कैनन, स्टोन थ्रोइंग मशीन और भी अलग अलग तरह के वेपन लगे हुए हैं, और वहाँ पे गार्ड करे किंग जैनी जो कि एक बहुत ही पावरफुल जनरल है। मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर किंग जैनी काफी कमाल के हैं। अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन सोल्जर नहीं होंगे तो पिंगजिन पास को कॉन्कर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। तो अभी हम देखते हैं हु सेंड डाउन अपने पास से एक नई बाहर निकाल दिया होता है, पर लिन फैंग ने वहाँ पे हु सेंड डाउन को एक झटके मार दिया होता है। यूना बोलती है लिन फैंग आपने आप इसको मार दिया। लिन फैंग बोलता है यूना माफ करना, मैंने ये काम तुम्हारे सामने नहीं किया होता, पर अगर मैंने यहाँ पे इसको नहीं मारा होता तो पक्का से मैं मारा था। मास्टर वांग सीटूसू को बोल रहे थे प्लीज आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आप लगातार काम किए जा रहे हैं। सीटूसू बोलता कि मैं रेस्ट कैसे करूं, मेरे पास बहुत ही कम दिन बाकी है, अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं डार्जिलिंग किंगडम की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। वैसे यूना कहाँ पे है, मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। मास्टर वांग बोलते लॉर्ड आपने तो कहा था कि वो ग्रैंडमा घर चली जाए, इसी वजह से मिस यूना वहीं पे गई हुई है। सीटूसू बोलता अगर वो ग्रैंडमा घर गई है तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि यांजिंग में चीजें बहुत खतरनाक हो चुकी है, कोई भी अटैक हो सकता है। मेरे बाकी सारे बच्चे तो मारे गए, सिर्फ मेरे पास एक डॉटर ही है। यूना को अगर कुछ भी होगा तो मैं ये चीज सहन नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग और यूना वहां जाने लगते हैं। यूना बोलती है आपने उसको मार दिया था ना, फिर ठीक कैसे हो गई, और ये हमारे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। लिन फैंग बोलता हु सेंडाओ की आइडेंटिटी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो मैंने उसको ठीक करते हुए अपने कंट्रोल में कर लिया है। इस तरीके से किसी को भी कुछ पता नहीं चलने वाला, शायद से ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी बीमारी का इलाज हमको यहाँ पे मिल जाए। यूना बोलती है लिन फैंग तुम बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो, मेरे फादर ने मेरी कंडीशन को ठीक करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ट्राई कर लिया, तो आखिर यहाँ पे छोटे टाउन के अंदर उसका इलाज कैसे हो सकता है। लिन फैंग बोलता है टेंशन मत लो तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद हम देखते हैं यूना और लिन फैंग जगह पे आगे होते हैं। यूना बोलती है लिन फैंग क्या मैं यहाँ पे ठीक हो जाऊंगी।
लिन फैंग बोलता लेजेंड्स के साथ जनरल सॉन्ग बहुत ही इंजर्ड हो गए थे। उनको यहाँ पे एक हीलर मिला जिसने उनके सारे घाव को कम्प्लीटली हील कर दिया। उसके बाद से उन्होंने यहाँ पे पिंगजिंग पास क्रिएट किया। यूना बोलती है जनरल सॉन्ग, वैसे इस मेडिकल सेंटर का नाम ही सॉन्ग मेडिकल सेंटर है। लिन फैंग बोलता है मेरे हिसाब से भी सॉन्ग मेडिकल सेंटर ही वही जगह है जहाँ पे शायद तुम भी हील हो सकती हो, चलो हम लोग चलते हैं। लिन फैंग बोलता है क्या यहाँ पे सॉन्ग मेडिकल सेंटर के डॉक्टर प्रेजेंट है। हम देखते हैं ग्रैनी सॉन्ग को जो कि बोल रही होती है ओल्ड मैन अभी तक आया नहीं, तुम कभी और वापिस आना। पर तभी ग्रैनी सॉन्ग काफी शॉक हो गई होती है। वो बोलती है बच्चे तुम काफी बीमार लगते हो, लगता है तुम्हें यहाँ पे रेस्ट करे हुए भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंजरी भी हो रखी है। लिन फैंग बोलता है ग्रैनी सॉन्ग आपको कैसे पता। साथ ही में लिन फैंग सोच रहा था 13 के बैटल के बाद में मेरी बॉडी की वाइटलिटी काफी कम हो चुकी है और साथ ही में कहीं कहीं मुझे बहुत सारी इंजरी भी हुई है। यूना बोलती है लिन फैंग अगर तुम्हें क्या हुआ है। ग्रैनी सॉन्ग बोलती है उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारी हालत उससे ज्यादा सीरियस है, अगर तुम्हें जल्द से ठीक नहीं किया गया तो तुम पक्का से मारी जाओगी। लिन फैंग बोलता है सीनियर प्लीज यूना की हेल्प कीजिए। ग्रैनी सॉन्ग बोलते हैं मेडिकल स्किल के अंदर मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैंने बस यहाँ पे थोड़ा बहुत सीख रखा है, तुम मेरे साथ आओ। लिन फैंग सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत ही रेयर मेडिसिनल हर्ब्स है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ग्रैनी सॉन्ग बोलती है बच्ची अपना हाथ आगे लाओ। यूना बोलती मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ग्रैनी सॉन्ग काफी शौक हुए थे, बोलते तुम्हारे पास तो यिन वेंस है, इसका मतलब तुम्हें हील करना काफी मुश्किल होगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।